टाइप्स ऑफ रिसर्च का क्लासिफिकेशन ट्री आ गया है, बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कोई मेथड के बेसिस पे जो भी रिसर्च को क्लासिफाई करते हैं उसके तीन होते हैं, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव। और पर्पस के बेसिस पे बेसिक, प्योर बोल सकते हैं, अप्लाइड और एक्शन। डेटा के बेसिस पे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड होता है। लॉजिक के बेसिस पे डिडक्टिव, इंडक्टिव और एब्डक्टिव होता है। इसको हम अच्छे से समझते हैं यहाँ पे। ये जो बेसिक रिसर्च होती है उसमें क्या होता है, एक थ्योरी बिल्ड की जाती है, मेन पर्पज ये होता है। और अप्लाइड में होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। एक्शन में होता है इम्प्रूव स्पेसिफिक प्रैक्टिस, कोई प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही है उसको हम और इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं। और इनका मेन फोकस क्या होता है, बेसिक का जनरल और यूनिवर्सल फोकस होता है, नॉट ओनली ऑन स्पेसिफिक। बट अप्लाइड रिसर्च जो होता है वो स्पेसिफिक चीजों पे फोकस किया जाता है। और एक्शन का होता है कोई इमीडिएट लोकल प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए उसके बेसिस पे रिसर्च की जाती है। इसमें मेन रिसर्चर्स जो होते हैं बेसिक और प्योर में वो एकेडमिक्स और साइंटिस्ट होते हैं, और अप्लाइड में प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट्स होते हैं जो एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए की जाती है। और एक्शन रिसर्च प्रैक्टिशनर, टीचर्स ये करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, डीएनए स्ट्रक्चर। तो ये सब एक बेसिक रिसर्च थी जो थ्योरी बिल्ड करके गई है। ठीक है। अप्लाइड में होता है किसी चीज का ट्राई करना, क्रॉप्स कितनी इल्ड होगी, क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स पे वर्क करना। तो इनका आउटपुट क्या होता है, थ्योरीज बिल्ड करना। और इनका होता है अप्लाइड का सॉल्यूशंस और ये देना। और एक्शन का होता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस देना। एक चीज हमेशा याद रखना, एक्शन रिसर्च इज नेवर इक्वल टू अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च इज डन बाय प्रैक्टिशनर्स ऑन देयर ऑन प्रैक्टिस। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है, क्वालिटेटिव आपको, क्वांटिटेटिव होती है नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स, इनका ऑब्जेक्टिव होता है और ये सब्जेक्टिव होती है। ये डिडक्टिव होती है क्वांटिटेटिव, और ये इंडक्टिव होती है। ये डिफरेंस एज इट इज याद रखना। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड एंड फिक्स्ड सेट ऑफ डिजाइन होती है, बट क्वालिटेटिव में फ्लेक्सिबल होता है, इमर्जेंट होता है। क्वांटिटेटिव सर्वेज और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे किया जाता है। इसका मेथड स्टेटिस्टिकल मेथड्स यूज करते हैं, जनरलाइज फाइंडिंग्स होती हैं। बट क्वालिटेटिव में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए किया जाता है। थीमेटिक, कंटेंट एनालिसिस, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, ये सब चीजें इसमें यूज की जाती है। अब और जो हमने पढ़े थे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इस पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आता है ये। एक्सप्लोरेटरी मतलब होता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू टॉपिक। ठीक है, जिसके बारे में कोई ज्यादा पता नहीं है, न्यू फिनोमिना है, उसकी स्टडी करना। डिस्क्रिप्टिव होता है कि ये क्या है, व्हाट इज। ठीक है, सेंसस, सर्वे, जैसे व्हाट इज द पॉपुलेशन, सर्वे स्टडीज, ये सब डिस्क्रिप्टिव में आता है। एनालिटिकल में होता है एनालाइज एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड डेटा क्रिटिकली। बहुत सारे हमारे पास लिटरेचर पढ़ा है, मेटा एनालिसिस पढ़ा है, एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पढ़े हैं, उसको एनालाइज करना, उसको एनालिटिकल बोलते हैं। कंसेप्चुअल, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, थ्योरीज, कंसेप्ट्स बनाना, फिलोसॉफिकल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स बनाना। तो एक तरीके से ये कंसेप्चुअल पेपर जो लिखते हैं। और एम्पेरिकल होता है पूरा आपके सर्वे बेस्ड होता है, डेटा ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करना, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स करना, हिस्टोरिकल पास डेटा के बेसिस पे रिजल्ट देखना। ठीक है, ये इसका क्विक रिवीजन है जो हमने पढ़ा है अभी तक। इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है, रिसर्च का प्रोसेस। इसको घुमा फिरा के पूछा जाता है हर पेपर में। सबसे पहला होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन लिटरेचर रिव्यू, फिर रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करते हैं रिव्यू करने के बाद। फिर उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस सेट होते हैं, रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग, एंड देन पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन। ठीक है, ये प्रॉपर प्रोसेस होता है जो बहुत अच्छे से लर्न करना जरूरी है। और एक चीज हमेशा याद रखना, लिटरेचर रिव्यू हमेशा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन से पहले आता है। ठीक है, इस पे एक पीवाईक्यू बन चुका है। रिव्यू के बाद आता है गैप एंड देन हाइपोथेसिस, दिस इज द ऑर्डर, इट इज वेरी क्रिटिकल, रिमेंबर दिस। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग का भी एक क्वेश्चन बनता है टाइप्स एंड टेस्टिंग पे। नल हाइपोथेसिस हमेशा नो रिलेशन की बात करता है। ठीक है, नो डिफरेंस, देयर इज नो रिलेशनशिप। ठीक है, एग्जाम्पल, देयर इज नो डिफरेंस इन स्कोर्स बिटवीन ए एंड बी। और वहीं हम इधर बात करें अल्टरनेट हाइपोथेसिस की, तो ये बोलता है कि स्टेट्स अ रिलेशनशिप, स्टेट्स अ डिफरेंस। ये ठीक है, ये बोलता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, और ग्रुप ए स्कोर सिग्निफिकेंटली हायर देन ग्रुप बी। और यहाँ पे ये बोल देगा ग्रुप ए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ए एंड बी। समझ रहे हैं। और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है एक, जो आपको बताती है किस डायरेक्शन में, जैसे स्टूडेंट्स विद कोचिंग स्कोर हायर देन विदाउट। सिंपल है डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल होता है देयर इज अ डिफरेंस इन स्कोर्स, बट हमें ये नहीं पता कि हायर है या लोअर है। तो इस तरीके से चार हाइपोथेसिस में क्वेश्चन बनता है।
ठीक है, ये रिजेक्शन और ये एरर वाला हम आगे और भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी यहाँ देख लीजिए, टाइप 1 एरर मतलब रिजेक्टिंग ट्रू हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, टाइप टू एरर होता है कि अगर फॉल्स थी नल हाइपोथेसिस पर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये होती है टाइप 2 एरर। वेरिएबल्स इन रिसर्च है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडरेटर वेरिएबल क्या होता है? अफेक्ट स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डायरेक्ट वेरिएबल पे डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप पे इफेक्ट करता है। स्ट्रेंथ जो होती है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, वो मॉडरेटर वेरिएबल होता है, जैसे कि जेंडर मॉडरेटिंग स्टडी परफॉर्मेंस लिंक। ठीक है, स्टडी की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो जेंडर के बेसिस पे भी मॉडरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये मॉडरेटिंग वेरिएबल हो गया। अब हम मीडिएटर देखते हैं कि कोई मोटिवेशन है जो टीचिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से लर्निंग्स में ऊपर नीचे हो रहा है। अगर मोटिवेशन नहीं है तो अच्छे से टीचर नहीं पढ़ा पा रहा है, तो एक तरीके से मीडिएटर वेरिएबल हो गया मोटिवेशन। और वहीं हम देखेंगे मॉडरेटर, मतलब इसी को और मॉडरेट करना हो, इसमें हमने जेंडर ऐड कर लिया तो वो एक मॉडरेटर वेरिएबल हो जाता है। कंट्रोल वेरिएबल्स वो होते हैं जो हमेशा कांस्टेंट रखे जाते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, जैसे एज कंट्रोल्ड इन स्टडी ऑन जेंडर एंड इनकम। ठीक है, हमने सिर्फ जेंडर और इनकम को चेक किया है पर एज को नहीं देखा है। ठीक है, तो इसमें वो कंट्रोल वेरिएबल हो गया एज। एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है दैट मे अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल अनइंटेंशनली। ठीक है, हम रिसर्च कर रहे हैं, हो सकता है उस वक्त लाइट चली गई, हो सकता है उस वक्त किसी को भूख लग रही है, तो ये सब एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल को हो सकता है इम्पैक्ट करे, जैसे कि रूम टेम्परेचर, नॉइज लेवल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होता है जो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आउटपुट चेक कर रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल कितना इफेक्ट आया, क्या आउटपुट आया, मेजर्ड बाय द रिसर्चर। रिसर्च जो फाइंड आउट करना चाहता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, आईवी को वो इनपुट होता है एंड डीवी जो होता है वो आपका आउटपुट होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जैसे टीचिंग मेथड है और आउटपुट हो गया उसका कितनी लर्निंग्स आई। ये बहुत जेआरएफ में फेवरेट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है। रिसर्च डिजाइन हमने देखी थी अभी कि अलग अलग तरीके से होती है। रिसर्च डिजाइन का क्लासिफिकेशन माइंड मैप बना हुआ है ये। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल में आता है ट्रू, क्वासी और प्री, और नॉन एक्सपेरिमेंटल में आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल और केस स्टडी। और टाइम बेस्ड अगर हम देखें तो क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूशनल और ट्रेंड स्टडी। इनका मतलब समझ में आता होगा आपको। लॉन्गिट्यूडनल मतलब बहुत लंबे समय तक रिसर्च की गई है। ट्रेंड मतलब कोई एक ट्रेंड को फाइंड करने के लिए उसका ओवर टाइम एक रिसर्च की गई है। क्रॉस सेक्शनल होता है अलग अलग ड्यूरेशन पे। ठीक है, अलग अलग ड्यूरेशन पे, अलग अलग टाइम पे उसको चेक करना, रिसर्च का रिजल्ट क्या रहता है। ठीक है, और क्वासी एक्सपेरिमेंटल का क्या होता है, हैज ए ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप बट लैक्स रैंडम असाइनमेंट। इसमें क्या होता है, क्वासी में ये ट्रैप है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल में हमेशा कंट्रोल ग्रुप होता है बट कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है। बट ट्रू एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप भी होता है और रेंडमाइजेशन भी होती है। इन दोनों का ये डिफरेंस है और ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग से पहले आप ये समझ लीजिए कि सैम्पलिंग फ्रेम, सेंसर्स, ये सब पॉपुलेशन कहाँ से आता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये एक एक क्वेश्चन बनता है इनसे। ठीक है, तो पॉपुलेशन वो हो गया टोटल ग्रुप बीइंग स्टडीड, जो यूनिवर्स होता है। सेंसस जहां से हमें फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, जहां से हमें उठाना है। सैंपल हो गया उसी का एक सबसेट। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन। हम लोग क्या करते हैं, हमारे सैंपल जरूरी नहीं है हम किसी एक ही एज से उठाए। हम 4 एज के ग्रुप को बना लिया और चारों एज के ग्रुप में से हमें कुछ कुछ सैंपल उठाना है, तो वो सैम्पलिंग फ्रेम हो गया हमारा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन सी आती है, सिंपल रैंडम, रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल सैम्पलिंग हो गई, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। हमने सिस्टम सेट कर लिया कि 2 के बाद तीसरा लेना, तीसरे के बाद चौथा लेना, बीच में एक एक ड्रॉप करना, तो एक सिस्टमाइड इन्होंने सैम्पलिंग का मेथड अपना लिया। जैसे ओड नंबर वाले लेंगे, इवन नंबर वाले लेंगे। क्लस्टर हो गया, मल्टी स्टेज हो गया। क्लस्टर में होता है कि हमने सेट कर रखा है, अलग अलग क्लस्टर्स बना रखे हैं, हर क्लस्टर में से पर्टिकुलर हमें कुछ कुछ उठाने हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, ये अलग अलग जोन है, हर जोन में से कुछ कुछ सैंपल्स उठाने हैं, तो वो क्लस्टर वाइज ले लिए जाते हैं। तो ये सब प्रोबेबिलिटी सैंपल्स होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी थोड़ी बायस्ड की तरफ भी जा सकती है। ठीक है, ये जजमेंटल होती है, पर्पसिव होती है, ये कन्वीनियंस के बेसिस पे होती है, जो मिला उससे सैंपल इकट्ठा किया और रिसर्च कर ली। ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गई कि इसने बताया कि उससे ले लो, उससे ले लो, उसके पास गए, उससे ले लिया, उससे ले लिया, कोई भी फ्लो नहीं है, कोई भी सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं है। एक्सीडेंटल हो गया, ठीक है, हर किसी से ले ली। अब की डिफरेंस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में एवरी मेंबर हैज नोन चांस ऑफ सिलेक्शन, रैंडम होती है।
किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, हम लोग कर रहे हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, रिसर्चर्स के दिमाग में फिट रहता है मुझे इन इन लोगों से रिसर्च करनी है, तो ये डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखना। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू स्ट्राटास, ग्रुप में डिवाइड किया होता है, फिर उन हर ग्रुप में से प्रोपोर्शनल और डिसप्रोपोर्शनल सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, लेयर्स बनाई हुई होती है। सिंपल रैंडम में हमने देख लिया कि एक पूरा हैट है, उसमें से कुछ भी हमने उठा लिया रैंडमली, ठीक है। और सिस्टमेटिक में पॉपुलेशन सैंपल साइज फिक्स इंटरवल पे लेना होता है उनको, जैसे मैंने बताया कि इंटरवल सेट कर लिया, हर 5 के बाद एक इंसान को उठाना है, ठीक है। क्लस्टर में हमने देखा था नेचुरल ग्रुप्स बना लिए जो बने हुए होते हैं, अब हम लोगों को उनमें से ही उठाने हैं, ठीक है। नेचुरली ऑकरिंग ग्रुप्स होते हैं, क्लस्टर्स बने हुए हैं, उन क्लस्टर्स में से कुछ कुछ हमने सेलेक्ट कर लिए। मल्टी स्टेज मतलब होता है ईच स्टेज फर्दर नैरो सिलेक्शन, ठीक है। पहले स्टेट से ली, फिर डिस्ट्रिक्ट पे आई, फिर मैं स्कूल पे गई, फिर उसके स्टूडेंट्स से ली, ऐसे मैं हर स्टेट में जा जाके उनके स्टूडेंट्स तक जा रही हूँ। तो ये एक तरीके से मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो गई। कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेनी है वो मैंने खुद से डिसाइड किया, फिर कौन सी स्कूल लेनी है वो डिसाइड किया, तो ये एक तरीके से वैसे प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड विसेस क्लस्टर में हमेशा चांसेस रहता है कंफ्यूजन का, पीवाईक्यू भी आया हुआ है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है डिवाइड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ईच ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है उसके बेसिस पे। क्लस्टर होता है पूरे ग्रुप को रैंडमली एक सेलेक्ट कर लेना, एक क्लस्टर को उठा लेना, क्योंकि सिमिलर क्लस्टर्स बने हुए हैं नेचुरली, उसमें से किसी एक क्लस्टर को हमने उठा लिया। नॉन प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझना, नॉन प्रोबेबिलिटी में कोटा सैम्पलिंग होती है, स्पेसिफिक कोटा सेट फॉर सब ग्रुप्स लाइक स्ट्रेटिफाइड बट नॉट रैंडम विद इन कोटा। इसमें रैंडम नहीं होता है, इसमें पर्पसिव होता है, फिक्स्ड नंबर्स पर ग्रुप, हर ग्रुप में से 10-10 नंबर उठाएंगे, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग एक तरीके से स्ट्रेटिफाइड का होता है, बट इसमें फिक्स्ड होते हैं, इसलिए इसको नॉन प्रोबेबिलिटी में रखा गया। स्नोबॉल, हम लोग जब पता नहीं है हमें कौन सी पॉपुलेशन को कैसे पकड़ना है, तो हम लोग एक तरीके से एग्जिस्टिंग जो हमारे पास में ऑलरेडी पर्सन है उसी से पूछते हैं, नेक्स्ट पर्सन वो बताएगा, फिर उससे पूछते हैं, वो नेक्स्ट बताता है, फिर नेक्स्ट बताता है, ऐसे कर करके हम हमारा सैंपल इकट्ठा करते हैं, तो इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, हूएवर इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ स्टडी, उसका हमने ले लिया। पर्पसिव, हमें पता है किसका लेना है, हमारे ओपिनियन के बेसिस पे हम उसको लेते हैं। डेटा कलेक्शन के मेथड्स होते हैं, प्राइमरी डेटा में ऑब्जर्वेशन किया जाता है, किसी के बिहेवियर को देखना, क्वेश्चनर बनाना, फोकस ग्रुप में यूजुअली 6 to 12 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये क्वालिटेटिव इंसाइट्स के लिए किया जाता है। और इंटरव्यू भी होता है, फेस टू फेस और टेलीफोनिक होता है, स्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किया जाता है। शेड्यूल भी होता है, जैसे कि रिसर्चर क्या करते हैं, क्वेश्चनर वगैरह फिल करते हैं, तो उनके बेसिस पे, रेस्पॉन्सेज के बेसिस पे प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है। केस स्टडी को बहुत अच्छे से डेप्थ स्टडी करके हम लोग उसका एक अप्रोच फाइंड करते हैं, उससे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा हो गया आपके ऑलरेडी पब्लिश्ड बुक्स एंड जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, इंटरनेट डेटाबेसेस, सेंसस, हिस्टोरिकल, ठीक है। शेड्यूल क्या हो गया, रिसर्चर इज प्रेजेंट एंड फिल्स फॉर्म, और क्वेश्चनर में क्या हो गया, रिसर्चर नॉट प्रेजेंट। क्वेश्चनर हम जब भरवा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि मैं उसकी आंखों के सामने खड़ी रहूं जब वो भर रहा हो, मैंने उसको भेज दिया गूगल फॉर्म, अब वो भर के भेज देंगे। तो क्वेश्चनर में और शेड्यूल में ये फर्क होता है। शेड्यूल में क्या होता है, रिसर्चर उसके सामने खड़ा रहता है और फॉर्म भरवाता है, तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, NOIR, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये। नॉमिनल में क्या होता है, सिर्फ लेबल्स होते हैं, कैटेगरीज होती है, कोई ऑर्डर नहीं होता है, ये याद रखना, एग्जैक्ट कीवर्ड्स यूज किए गए हैं इसमें। इसमें जेंडर, रिलीजन, ब्लड ग्रुप्स, नेशनलिटी होता है। ऑर्डिनल में क्या होता है, रैंक और ऑर्डर, कोई इंटरवल्स नहीं है बट एक रैंक बन जाता है, ठीक है। लिकर्ट स्केल हो गए, ग्रेड्स हो गए, A B C देना, रैंक देना, ये सब ऑर्डिनल में आता है। इंटरवल में आता है टेम्परेचर, इवन इफ देयर इज 0 टेम्परेचर, फिर भी हम इसको नो एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं इंटरवल को, क्योंकि एब्सोल्यूट 0 कौन सा होता है, सिर्फ रेशियो होता है। इससे क्वेश्चन बनता है, रेशियो होता है जिसमें ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस किए जाते हैं, हाइट, वेट, एज, इनकम, एवरेज, सब कुछ होता है इसके अंदर। इंटरवल में सिर्फ IQ स्कोर्स, टेम्परेचर, ये सब देखा जाता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, इंटरवल में। और रेशियो में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन सब होता है। ये डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से याद रखना। रिसर्च रिपोर्ट कैसी होती है, इससे क्वेश्चन आता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बोलेंगे अरेंज कीजिए रिसर्च रिपोर्ट के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, जो एग्जीक्यूटिव और एब्स्ट्रैक्ट समरी है वो हमेशा पहले आती है, उसके बाद मेन बॉडी आती है, ठीक है।
मेन बॉडी में भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद आता है पोस्ट टेक्स्ट। मेन बॉडी होने के बाद में समरी, रिकमेंडेशंस, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिक्स एंड इंडेक्स। ये पूरा एज इट इज आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इनका कंपैरिजन होता है, जैसे कि लिकर्ट स्केल क्या होती है, 5 पॉइंट पे होती है। गुटमन स्केल जो होती है वो किसने बनाई है, वो भी याद रखना। ठीक है, इसका होता है एग्री हायर इक्वल्स टू एग्री ऑल लोअर। कहने का मतलब है इसका फॉर्मेट होता है, हायरार्कियल आइटम्स में इसको रखा दिया जाता है, ऐसे 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 रख दिया जाता है गुटमन स्केल को हायरार्की में, और उनके बेसिस पे एक तरीके से ये किसी के एटीट्यूड को फाइंड करने के लिए किया जाता है। यूनिट डायमेंशनल एटीट्यूड है, तो वो स्केल डायग्राम के थ्रू, स्केलो डायग्राम के थ्रू एनालाइज किया जाता है गुटमन स्केल पे। थर्स्टोन स्केल जो है वो इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स होते हैं, जैसे 11 पॉइंट्स की स्केल बना दी विद जजेस। अब वो 11 पॉइंट्स पे जज करेंगे, एटीट्यूड मेजर करेंगे और उसके बेसिस पे रिजल्ट फाइंड करते हैं। सिमेंटिक डिफरेंशियल होता है, बायपोलर एडजेक्टिव होता है इसका। 7 पॉइंट्स रहते हैं, जैसे गुड से लेके बैड तक इन्होंने 7 पॉइंट्स बना लिए, स्ट्रॉन्ग से लेके वीक तक 7 बना लिए। ये एक तरीके से ब्रांड के एटीट्यूड को फाइंड करने के लिए किया जाता है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में डिफरेंस पता होगा आपको, बट ये क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस बार। कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट के लिए रिलायबिलिटी चेक किया जाता है, क्या वो सेम रिजल्ट देता है हर वक्त, रिलायबिलिटी ये फाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, हम इसमें पैरेलल फॉर्म्स, टेस्ट, रीटेस्ट, इंटरप्रेटर टेस्ट, ये सब करके देखते हैं इसमें। मेथड्स होता है कोरिलेशन, क्रॉनबैक्स अल्फा। ठीक है, ये दोनों यूज किए जाते हैं रिलायबिलिटी चेक करने के लिए। एनालॉजी होगी, जैसे स्केल वेइंग 10 kg ऑलवेज शोज 10 kg। ठीक है, अगर 10 kg का एक हमारे पास में हमने यूज किया है, अब उसी 10 kg को मैं एक बार वेट करूं, चाहे 5 बार करूं, चाहे 10 बार करूं, बार बार चेक करूं, हर वक्त उसमें 10 kg ही शो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो रिलायबल है, रेप्लीकेबल है। ओके, वैलिडिटी चेक करता है एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ मेजरमेंट। जो हम मेजरमेंट यूज कर रहे हैं उसका जो क्राइटेरिया है, उसका जो कंटेंट है, उसका जो कंस्ट्रक्ट है, उसके जो फेस है, ये सब चीजें उसमें चेक की जाती है। एक्सपर्ट जजमेंट और फैक्टर एनालिसिस के थ्रू होता है ये। ठीक है, क्या वो वैलिड है हमारे रिसर्च के लिए, जो हमारा पर्पस है पूरे स्टडी को चेक करने का, क्या ये जो पर्पस क्वेश्चन आयर जो हमने बनाया है वो वैलिड है, फैक्टर एनालिसिस किया जाता है। इसमें एक ट्रिक है कि टेस्ट कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड। ठीक है, रिलायबल होना तो बहुत इजी है, क्राउनबैक अल्फा तो बहुत अच्छा आ जाता है, बट वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलायबल। बट अगर उसका ईएफए हम निकालते हैं, जब फैक्टर एनालाइज करते हैं, हो सकता है वो खराब आ जाए। तो इसीलिए सबसे पहले रिलायबल होना भी जरूरी है, वैलिड होना भी जरूरी है, बट इफ इट्स वैलिड देन इट्स रिलायबल टू। क्विक रिकैप है ये इसका। रिसर्च एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेजियरिज्म में। यूजीसी के 2018 के रूल्स आ गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही प्लैग है जो चेक किया जाता है कि कोई भी कुछ किसी का काम यूज करना अपने रिसर्च में, दैट इज प्लैग। इफ यू आर यूजिंग योर ओन वर्क एज वेल इन योर अनदर पेपर, दैट इज ऑल्सो है सेल्फ प्लेगरिज्म। इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है कि आप अगर किसी का कोई डेटा यूज कर रहे हैं तो हमेशा एक इन्फॉर्म्ड उसका कंसेंट लो कि आई एम यूजिंग योर डेटा फॉर माई रिसर्च। हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना जरूरी है, अदरवाइज वो रिसर्च एथिक्स के अगेंस्ट हो जाता है। जो भी डेटा दिया है हमें रिसर्चर ने, उसके डेटा को हमेशा एनोनिमाइज्ड रखो। कॉपीराइट, जिन जिन चीजों पे कॉपीराइट है वो हमेशा मेंशन्ड होना, और लिमिटेड एडिशनल यूज करना उसका एजुकेशनल। ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी है। आपने कोई रिसर्च फाइंड की, उसका रिजल्ट आया, एनालाइज किया, बट आपने उसको एनालिसिस करते वक्त बायसनेस का यूज कर लिया, सब्जेक्टिविटी यूज कर ली, तो इट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द रिसर्च एथिक्स। ओके, डेटा इंटीग्रिटी, जो डेटा आपने रिकॉर्ड किया है, स्टोर किया है, रिपोर्ट किया है, वो सब हमेशा करेक्ट होना चाहिए, उसमें फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड प्लेगरिज्म, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आने चाहिए सबको। फैब्रिकेशन मतलब डेटा को अपने हिसाब से चेंज कर देना, कलेक्ट तो कुछ और हुआ था, फिर उसको मैंने एक्सेल में कन्वर्ट करके उसमें 2 की जगह 4 कर दिया, 4 की जगह 5 कर दिया, फैब्रिकेट कर दिया, या फिर अपने मन से ही बना दिया उसमें। रेफरेंसिंग स्टाइल्स है, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन यूज होता है, सोशल साइंस साइकोलॉजी एजुकेशन में यूज होता है। ये इसका फॉर्मेट होता है, ये बिल्कुल याद रख के जाना। फॉर्मेट पूछा जाता है, ऑप्शंस में करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा जाता है। ठीक है, ये देखो ये पीवाईक्यू भी आया हुआ है इसका कि एपीए सोशल साइंस में होता है, एमएलए ह्यूमैनिटीज में होता है, शिकागो जो है वो हिस्ट्री में यूज होता है।
बिब्लियोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल सोर्सेज कंसल्टेड, बट रेफरेंसेज में ओनली साइटेड सोर्सेज हम लोग इंक्लूड करते हैं। पूछा जाता है बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेज में क्या डिफरेंस है। बिब्लियोग्राफी में जो जो हमने कंसल्ट किए हैं सोर्सेज वो सारे लिस्ट कर देते हैं, बट रेफरेंसेज में हम जो ऊपर इन टेक्स्ट हमने साइट किए हैं सिर्फ वही यूज होता है इसमें। ठीक है, इनका फॉर्मेट देख लेना आप एक बार। ठीक है, ये इसने हमने अभी तक जो हमने पढ़ा है ये इसका क्विक रिकैप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है, अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि इसी कीवर्ड्स में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे स्नोबॉल क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स, एक पार्टिसिपेंट से दूसरे तक जाना। क्लस्टर मतलब नेचुरल ग्रुप्स है, उसमें से किसी एक एंटायरली को सेलेक्ट कर लेना, एक एंटायर क्लस्टर को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, रेशियो स्केल का एब्सोल्यूट 0 होता है, इंटरवल में नहीं होता है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरनल रेशियो रहता है, NOIR इनका रैंकिंग रहता है ऐसे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टाइप 1 एरर कौन सा होता है, टाइप 1 2 होता है। IV हमेशा मैनिपुलेटेड होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इफेक्ट। डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वन लाइनर्स है। इसमें एज इट इज क्वेश्चंस बनते हैं, कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ यू फाइंड द कंटेंट हेल्पफुल प्लीज डू कमेंट। मोस्ट कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, आई होप अब ये क्लियर हो गए होंगे आपको। मीडिएटर एक्सप्लेन करता है हाउ एंड मॉडरेटर एक्सप्लेन करता है व्हेन ऑन फॉर वूम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमने पढ़ा था क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल में डिफरेंस। क्वेश्चनर सेल्फ फिल्ड होता है, स्केड्यूल रिसर्चर फिल्स बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्सेस। ठीक है, ये कुछ एक्सपेक्टेड MCQs है। लास्ट मिनट रिवीजन शीट है जो मैंने बनाई थी। इफ यू लाइक इट प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू क्रैक द UGC नेट दिस टाइम। JRF आपका।